नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे दोस्तों, हम आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। मतलब आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी न्यूज़ इम्पोर्टेंट हो सकती है उसको करंट अफेयर की फॉर्म में कन्वर्ट करके हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। और मेरे दोस्तों, वही एक पुरानी बात मैं आपसे फिर से कहूँगा, राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको इधर उधर कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि पिछले एग्ज़ाम्स को देखोगे, पिछले क्वेश्चन पेपर को उठा के देखोगे, तो जितने भी अभियान, जितनी भी योजनाएं, जितने भी मिशन, जितने भी सम्मान, जितने भी नई नई राजस्थान सरकार के द्वारा किए गए कार्य हैं, वो सारे पूछे गए हैं और एज इट इज़ यहीं से रखे आए हैं, डायरेक्ट लाइन बाय लाइन। इसीलिए मैं आपको जो लाइन इम्पोर्टेंट होती है न्यूज़ के रूप में उसको हाईलाइट करके देता हूँ, और जो आसपास के क्षेत्र आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो नेशनल इश्यू से रिलेटेड हो, चाहे इंटरनेशनल से हो, चाहे राजस्थान से हो, उनको भी मैं आपको डेवलप करके पूरा एक पीडीएफ बना के आपको देता हूँ। तो दोस्तों, आप पीडीएफ ले लीजिए जाके, आप पढ़ने के लिए आप लेक्चर यहाँ से देखिए और लिखिए मत, सीधा पीडीएफ डाउनलोड करिए और वहाँ से रट्टा लगाइए और वहाँ से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है दोस्तों आईएएस आरएएस विद आरजे। आप यहाँ से देखोगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप जाके इसको ज्वाइन कर लें और उसको डाउनलोड करें पीडीएफ को और आराम से पढ़ें। तो मेरे दोस्तों, अभी चैनल छोटा है, बड़ा हो जाएगा आप लोगों का साथ रहा तो इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन सीधा आते हैं आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, हमारा पहला जो आज का न्यूज आर्टिकल है वो है तरंगना 2023। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सशक्त, शिक्षित और स्वावलंबी महिलाएं जो होती हैं वो प्रगति में भागीदार होती हैं। ये तो आपको पता है, मुझे पता है, हम सबको पता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और यदि एक महिला शिक्षित और सशक्त होती है तो एक पूरा का पूरा परिवार शिक्षित और सशक्त बनता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने क्यों कहा है भाई? ये इतना सारा आप सभागार देख रहे हो, इतने सारे लोग बैठे हैं, देखिए सारी महिलाएं ही महिलाएं हैं, चारों तरफ महिलाएं महिलाएं, और सामने मुख्यमंत्री जी क्या दे रहे हैं? भाषण दे रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे एग्जाम के लिए ना तो ये फोटो इम्पोर्टेंट है, ना अपने लिए सशक्त, शिक्षित, स्वावलंबी महिलाएं प्रगति में भागीदार हैं नहीं है वो इम्पोर्टेंट है। तो अपने लिए क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तरंगना 2023। क्या है तरंगना 2023? क्या है दोस्तों ये तरंगना 2023? इसका आयोजन किसने किया है, इसका आयोजन कहाँ पर किया है, इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो दोस्तों, तरंगना 2023 का सीधा सीधा मतलब है, तरंगना 23 का सीधा सीधा मतलब है 2023 में आयोजित होने वाला तरंगना समारोह, ठीक है। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है बिड़ला सभागार जयपुर के अंदर। आयोजक हैं इसके सखी गुलाबी नगरी संस्था, एक संस्था है जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करती है, उसका नाम है सखी गुलाबी नगरी संस्था। इस संस्था के द्वारा क्या किया गया है दोस्तों? तरंगना 23 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों महिला सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करना, ठीक है, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना, ठीक। इसके अंदर क्या किया गया है दोस्तों? तो जो हेल्थ टॉक शो होता है, हेल्थ टॉक का मतलब होता है, ऐसा नहीं है आप गाली गलौज कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, आपकी विचारधारा से यदि कोई व्यक्ति संबंधित नहीं है तो आप उसको ईंटा मार दिए उसके खोपड़े पे, ऐसा नहीं है। वो अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हैं, और उन विचारों को छान के जो एक हेल्दी डिबेट बाहर निकल के आती है, उस तरह के टॉक शो का आयोजन, ठीक है। और उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया है, जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उसके लिए क्या किया गया है? उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे पूछा जाएगा, तरंगना 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर, ठीक है। किसने किया? सखी गुलाबी नगरी संस्था ने। और इसका उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक संबल प्रदान करना। 3 फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे आप रीट दो, कांस्टेबल दो, सीईटी दो या आरएएस दो। राजस्थान का जहां पर भी करंट अफेयर आता है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा और आगे। तो देखो दोस्तों, पहले पेज पर सिर्फ यही एक न्यूज़ थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा
कोई न्यूज़ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, चाहे वो पशु चिकित्सालयों के लिए रुपए दिए हों, चाहे कृषि संकाय शुरू किया गया हो विश्वविद्यालयों में और विद्यालयों में, चाहे राजस्थान में 70 जो हैं उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हों या खुलेंगे, वो कोई भी चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा पूरा का पूरा पेज महंगाई को क्या करेगा, राहत करेगा, कंट्रोल करेगा। महंगाई राहत कैंप के बारे में मैं आपको पूरा बता चुका हूँ, जो 10 की 10 योजना हैं उन सबको बता चुका हूँ, और आपके एग्जाम में किस तरह से प्रश्न बनेंगे वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगला पेज, महंगाई राहत मिली तो धन्यवाद करते नहीं थक रहे हैं लोग मुख्यमंत्री जी का, तो वो चीज़ है। और अंतिम पेज आता है चौथा पेज, जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल लबालब है खबरों से। हर एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप आरएस दे रहे हो चाहे कोई भी दे रहे हो। ठीक है, तो पहली न्यूज से अपन शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। तो पहली न्यूज है अपनी, अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बाराहट जयंती समारोह, नई पीढ़ी स्वाधीनता सेनानियों की कहानी से सीख ले, ये बोल रहे हैं अपने राज्यपाल। हमारे राज्यपाल जी ने क्या किया है, जो प्रताप सिंह बाराहट जी हैं उनकी जयंती बनाई है और उनका क्या किया गया है, माल्यार्पण किया गया है। अब अपन देख लेते हैं दोस्तों, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं प्रताप सिंह बाराहट। इन्होंने जो काम किए प्रीलिम्स के लिए, आरएएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और आरएएस के अंदर ट्रेंडिंग में एक प्रश्न चलता है कि वो कोई भी एक महान विभूति का, कोई भी एक स्वतंत्रता सेनानी का जीवन परिचय पूछ लेते हैं। ठीक है, कुंवर प्रताप सिंह, एक प्रश्न दे देंगे आपको, उसमें 4-5 लिख देंगे, कुंवर प्रताप सिंह बाराहट, केसरी सिंह बाराहट, जोरावर सिंह बाराहट, प्रत्येक के बारे में 2 शब्दों में लिखिए। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न, 2 अंक लगा के ऐसे 10 अंकों का प्रश्न दे देंगे, 4-5 उसमें महान विभूति दे देंगे, और 20-20, 25-25 शब्दों में लिखने को बोल देंगे, तो 100 शब्दों का प्रश्न हो जाएगा, 10 अंक तुरंत से आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बाराहट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अपन कुंवर प्रताप सिंह बाराहट के बारे में पूरा जानेंगे, और इनका जीवन भी बहुत प्रेरणादायक है, हम कुछ वहां से भी कुछ अंश लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मेरे दोस्तों, इनका जन्म होता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के पास में देवपुरा गांव में 25 मई 1893। कब होता है? 25 मई 1893। इनके पिता थे क्रांतिवीर ठाकुर केसरी सिंह बाराहट। कौन थे? केसरी सिंह बाराहट। किसी से छुपाया नहीं छुपता ये नाम, केसरी सिंह बाराहट। ये राजस्थान के इतिहास में सूरज की तरह चमकता है। ठीक है दोस्तों, इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कोटा में, अजमेर में और जयपुर में हुई थी। क्रांतिकारी एक थे हमारे मास्टर अमीर चंद, उनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने क्या किया, देश को स्वतंत्र करवाने के काम में जुट गए। ठीक है, अब आप मेरी एक बात सुनना। ठीक, जन्म होता है 1893 में। छोटी सी बाल्यावस्था में ही किससे जुड़ जाते हैं जी? स्वतंत्रता आंदोलन से। और हम एक व्यक्ति विशेष को पूरा का पूरा क्रेडिट दे देते हैं स्वतंत्रता लाने का। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, हालांकि स्वतंत्रता में उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने पूरी देश की जनता को जोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते सिर्फ उन्होंने ही स्वतंत्रता दिलाई। ठीक है, ये बच्चे थे, बहुत छोटे थे, उसी समय पे किससे जुड़ गए? स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए, रास बिहारी बोस का अनुसरण किया, क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े। एक और बात बता दूं मैं आपको कि प्रताप सिंह बाराहट साहब जो थे वो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, सबसे छोटी उम्र के क्रांतिकारी थे। ठीक है, रास बिहारी बोस का इन पर बहुत प्रभाव था। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में सम्मिलित थे। तो यहां से आपका एक प्रश्न बन जाता है कि लॉर्ड हार्डिंग पर कब बम फेंका गया, तो आपसे डेट पूछ लेंगे, 23 दिसंबर 1912। पहली बात, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना में राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी शामिल था? तो आपको प्रताप सिंह बाराहट नाम लेना पड़ेगा। 2 चीज हो गई। ठीक है, एक था जो कुंवर प्रताप सिंह बाराहट थे वो किस क्रांतिकारी का अनुसरण करते थे, तो वो रास बिहारी बोस हो गए। ठीक है, प्रेरणा किससे मिली, तो मास्टर अमीर चंद से। किससे मिली? मास्टर अमीर चंद से। यहां से 3-4 प्रश्न आपके बनते हैं। बनारस कांड के संदर्भ में 5 वर्ष का कारावास भी हुआ था उनको। तो बनारस कांड का संबंध निम्नलिखित में से किस राजस्थान के क्रांतिकारी से है? ठीक है, तो यहां से फिर से एक प्रश्न बन जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए और वनडे एग्जाम के लिए। ठीक, उन्हें बरेली के केंद्रीय कारागृह में अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि वो अपने सहयोगियों का नाम बता दें, किंतु उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा बालक, उसको यातनाएं दी गई। यातनाएं इस कदर थी दोस्तों, यदि मैं उसका बखान करूं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनके गुप्तांगों में, उनके जननांगों में मिर्चियां भर दी जाती थी। अब आप बताइए कितना
कितना अमानवीय व्यवहार होता था उनके साथ में। और हम लोग कहते हैं कि अहिंसा से और शांति से हमने स्वतंत्रता को पाया था। ऐसे कई माओं के बेटे बलिदान हुए थे, तब कहीं जाकर हम सिर उठाने के लायक हुए थे दोस्तों। तो बरेली की जेल में चार्ल्स क्विसलैंड ने उन्हें घोर घोर यातनाएं दी थी और कहा था कि तुम्हारी माँ बहुत रोती है, तुम्हें क्रांतिकारियों के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए, इससे हम तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं अपनी माँ को चुप कराने के लिए हजारों माँओं को नहीं रुला सकता, अगर मेरी माँ रोती है तो रोने दो, ठीक है। और किसी भी साथी का नाम नहीं बताया था। 1918 में ही जेल में कठोर यातनाओं के कारण उनकी मौत हो गई। अब आप सिर्फ कल्पना कीजिए कि किस प्रकार की यातनाएं होंगी जिससे व्यक्ति के प्राण निकल गए। 93 में जन्म होता है, 1918 में मृत्यु हो जाती है, सिर्फ 25 साल की उम्र में। अब आप बताइए। और कई लोग जिन्होंने एक लाठी तक नहीं खाई कभी जीवन में, जिनको यदि कैद भी किया जाता था तो सर आगा खां महल के अंदर नज़रबंद किया जाता था, उन लोगों ने पूरा का पूरा क्रेडिट ले लिया स्वतंत्रता का। हालांकि ऐसा नहीं, उन लोगों का योगदान नहीं था, उन लोगों का भी योगदान था, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा योगदान कुंवर प्रताप सिंह जैसे लोगों का था, जिनको इतिहास ने भुला दिया। लेकिन हम और आप नहीं भूलेंगे दोस्तों, ऐसे ही याद करते रहेंगे अपने हीरोज़ को। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आर्टिकल आ गया होगा। यहाँ से आपको प्रीलिम्स के लिए कई क्वेश्चन मिलते हैं। पहला तो मिलता है आपका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो शाहपुरा भीलवाड़ा में। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, तो कोटा आजमेर और जयपुर के अंदर। किससे स्वतंत्र को देश कराने के लिए प्रेरणा ली थी इन्होंने, तो मास्टर अमीरचंद से। किसका अनुसरण करते हुए ये क्रांतिकारी बने थे, तो रासबिहारी बोस का। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंकने की योजना में निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी शामिल था, तो कुंवर प्रताप सिंह बाराहट। बनारस कांड का संबंध राजस्थान की किस क्रांति से है, तो कुंवर प्रताप सिंह बाराहट। और किस केंद्रीय कारागार में यातनाएं सहते हुए इनकी मृत्यु हुई थी, तो बरेली केंद्रीय कारागार में। ठीक है। किस व्यक्ति ने इनको घोर यातनाएं दी थी, तो चार्ल्स क्लीवलैंड ने। जिसने, चार्ल्स क्लीवलैंड, क्या नाम था इसका, चार्ल्स क्लीवलैंड ने। ठीक है। 1918 में इनकी मृत्यु हो जाती है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। तो आपकी समझ में आ गया होगा। आरएएस मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम समय में ज़्यादा करने का प्रयास कीजिए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमारा अगला न्यूज आर्टिकल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वो क्या कहता है कि राजस्थान में बेटियों की शिक्षा के लिए राज्य सरकार का अनूठा नवाचार हुआ है, बेटियों की शिक्षा को आगे लेकर जाने के लिए। ठीक है। कृषि पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि जो है वो 3 गुना कर दी गई। कितनी? 3 गुना। ठीक। अब दोस्तों 3 गुना करने के लिए क्या किया गया है उसको अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, मैं बाहर से भी कुछ इसके लिए लेके आने वाला था, मैंने बहुत सर्च भी किया था, लेकिन इसके अंदर जो लिखा है, जो मैंने हाईलाइट किया है, जो आपको अभी दिख रहा होगा मेन स्क्रीन पर, उससे बेहतर कहीं नहीं लिखा। या फिर यही लिखा है या फिर इससे बेहतर नहीं लिखा, ये सर्वोत्तम लिखा है। तो दोस्तों, राजस्थान सरकार ने राज्य कृषि बजट 2023-24 में, अब आप याद रखिए, कृषि बजट को अलग कर दिया गया है आम बजट से राजस्थान के अंदर, और ऐसा करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। आम बजट से कृषि बजट को अलग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। ठीक है। तो राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन 2023-24 में कृषि बजट के दौरान एक मिशन का उल्लेख किया था, राजस्थान युवा कृषक कौशल एवं क्षमता संवर्धन मिशन का। ठीक है। इसको शुरू करने की घोषणा की गई थी दोस्तों। इसके तहत क्या किया गया था इस घोषणा के, कि कृषि विषय पढ़ने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर दी जाएगी। ये प्रोत्साहन राशि दोस्तों पहले भी प्रदान की जा रही थी, लेकिन अब ये प्रोत्साहन राशि पहले की अपेक्षा में 3 गुना कर दी है। ठीक है। देखो किस तरह से की है। मिशन के तहत राज्य में कृषि विषय में अध्ययन करने वाली 11वीं और 12वीं कक्षा की छात्राओं को प्रतिवर्ष 5,000 रुपये के स्थान पर अब 15,000 दिए जाएंगे। मतलब पहले कितने दिए जाते थे? 5,000, और अब 15,000, जो 11वीं 12वीं में छात्राएं अध्ययन कर रही हैं एग्रीकल्चर विभाग में। ठीक है। कृषि विज्ञान से स्नातक विषयों में उद्यानिकी, डेयरी, कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रसंस्करण, आप देख लो भैया, कृषि विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। उद्यानिकी किसके अंतर्गत आती है? कृषि विभाग के। डेयरी किसके? कृषि विभाग के। कृषि अभियांत्रिकी किसके? भले ये इंजीनियरिंग है, लेकिन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, तो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आती है। खाद्य प्रसंस्करण, ठीक है, जो एमएससी स्नातकोत्तर मतलब एमएससी छात्राओं को क्या मिलेगा? 12,000 से बढ़ाकर उनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए होंगे। कितने?
12,000 से बढ़ाकर 25,000, जो बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर जो छात्राएं कर रही हैं उनको पहले 12,000 दिए जाते थे, अब 25,000 दिए जाएंगे। कृषि विषय में पीएचडी करने वाली छात्राओं को 15,000 रुपये के स्थान पर 40,000 रुपये, मतलब लगभग 3 गुना कर दिए। अब जो बच्चे पीएचडी कर रही हैं, पीएचडी क्या है, थोड़ी लंबी भी खिंच जाती है कभी कभी, तो पीएचडी करते करते अधिकतम 3 वर्ष के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 40,000 रुपये प्रति वर्ष। जो लड़कियां पीएचडी कर रही हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी भी सेक्टर के अंदर कर रही हैं, उनको 15,000 के स्थान पर 40,000 रुपये अधिकतम प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजस्थान युवा कृषक कौशल और क्षमता संवर्धन मिशन, जिसके अंदर जो प्रोत्साहन राशियाँ दी जा रही हैं वो आपकी समझ में आराम से आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसी के एक सब टॉपिक के रूप में दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक और साथ में दे रखा है, राज्य किसान साथी पोर्टल। हालांकि इस पोर्टल को हम पहले से भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। अपना क्या जाता है, छोटा सा पोर्टल है। ठीक है, प्रारंभ 2021 में किया राज्य सरकार ने। लाभार्थी कौन है? किसान है इनके। उद्देश्य क्या है? किसान योजनाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। आधिकारिक वेबसाइट क्या है इनकी? rajkisan.rajasthan.gov.in। पंजीकरण मोड ऑनलाइन है। ये हो गया आपका राज्य किसान साथी पोर्टल। अब आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें प्रश्न कैसे बनेगा कि राज्य किसान साथी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, या राज्य किसान साथी पोर्टल निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लाया गया है? तो किसान योजनाओं के लिए एक मंच प्रदान करना। देखो दोस्तों, पहले क्या होता था कि मान लो कोई एग्रीकल्चर से संबंधित कई सारी चीज़ें होती हैं, कृषि यंत्रों के लिए कोई योजना आई तो उसके लिए अलग वेबसाइट पर जाना होता था। कृषि की एमएसपी के लिए आई तो उसके लिए अलग जाना होता था। बीज के लिए आई, खाद बीज के लिए, तो अलग वेबसाइट पर ट्रैवल करना होता था। तो किसान आदमी बेचारा इतना पढ़ा लिखा होता नहीं है, इसलिए उसको ई मित्र वाले और दूसरे लोग साइबर कैफे वाले वो लूटते थे। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने कि एक पोर्टल बना दिया। आप इसी वेबसाइट पर जाइए, इसी पोर्टल पर जाइए और आपको आपके मतलब कि सारी योजनाएं, चाहे उनका आपको लाभ उठाना है, उनमें पंजीकरण करवाना है, आवेदन करना है, कुछ भी करना है, एक वेबसाइट और सारा का सारा काम फ्री। उसी का नाम रख दिया दोस्तों राज्य किसान साथी पोर्टल। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। कुंवर प्रताप सिंह हो ही गए अपने, कृषि पढ़ने वाली हुई एमएसएमई सुविधा शिविर के बारे में। ठीक है, अब अगली जो हमारा न्यूज है वो है एमएसएमई सुविधा शिविर 25 मई को। तो यहाँ पर अपने लिए दोस्तों ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब लगाया जा रहा है। ठीक है, अपने लिए इम्पोर्टेंट है कि किसके द्वारा लगाया जा रहा है। अपने लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि कब लगाया और कहाँ लगाया। कहाँ लगाया इसीलिए नहीं क्योंकि कहीं ना कहीं सुविधा शिविर वगैरह ये लगते ही रहते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि एमएसएमई सुविधा शिविर निम्नलिखित में से राजस्थान सरकार के किस विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राज्य सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग की ओर से जिला उद्योग केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। तो दोस्तों, अभी जिला उद्योग केंद्र जयपुर में हो रहा है, फिर जोधपुर में होने लगेगा, फिर उदयपुर में होने लगेगा, फिर कोटा में होने लगेगा, भीलवाड़ा में होने लगेगा। तो जगहों के नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि एमएसएमई क्या है और किस विभाग के द्वारा एमएसएमई सुविधा शिविर का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख लीजिए। तो दोस्तों अपने एग्जाम के लिए जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है आपकी एमएसएमई क्षेत्र क्या है, एमएसएमई किसे कहते हैं। हम एमएसएमई के बारे में जान लेते हैं क्योंकि नेशनल इश्यू पे या फिर इकोनॉमिक्स आपके हर एक एग्जाम के अंदर आती है। तो जहाँ जहाँ पर इकोनॉमी वाला सेक्शन है वहाँ पर एमएसएमई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों का ही ध्येय है कि एमएसएमई को आगे लेकर आया जाए। क्योंकि एमएसएमई जब तक आगे नहीं आएगी रोजगार का सृजन नहीं होगा। तो रोजगार सृजन करने के लिए एमएसएमई और लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई बहुत जरूरी है। तो अपन देख लेते हैं एमएसएमई का मतलब क्या है, क्या भला है ये एमएसएमई। ठीक है, तो मेरे दोस्तों एमएसएमई का मतलब होता है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। कौन से? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमई। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। ओके, अब अपन देख लेते हैं अपन सूक्ष्म उद्योग किसे कहते हैं। भाई गवर्नमेंट सूक्ष्म उद्योग किसे कहती है? अब हम तो भैया एक चाय की टपरी डाल ली उसको सूक्ष्म उद्योग कहने लग जाएंगे। तो दोस्तों वो सूक्ष्म उद्योग ही है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट क्या कहती है कि कहाँ तक अपन एक उद्योग को सूक्ष्म उद्योग कहेंगे, कहाँ तक एक उद्योग को अपन मध्यम कहेंगे, कहाँ तक लघु कहेंगे। तो उस तरह की चीज़ें के बारे में अपन जान लेते हैं। तो दोस्तों सूक्ष्म उद्योग क्या होते हैं? ऐसे उद्योग जिनमें निवेश हो वो 1 करोड़ से कम। आपने 1 रुपये से लेके 1 करोड़ रुपए तक का यदि किसी भी बिजनेस के अंदर निवेश किया है
तो वो सूक्ष्म उद्योग आएगा। और ठीक है, उसका टर्नओवर है, मतलब हमने कितना बेचा, कितना खरीदा, कितना पैसा लगाया, आपका प्रॉफिट लॉस सबको मिला के जो टोटल टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए से कम होना चाहिए। यदि उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर जाता है तो फिर वो आपका सूक्ष्म उद्योग नहीं रहेगा। ठीक है, यदि उसकी लागत भले ही 1 करोड़ के अंदर है, लेकिन यदि टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर गया तो वो आपका सूक्ष्म उद्योग नहीं रहेगा। तो दोस्तों, आपकी लागत है 1 करोड़ से कम होनी चाहिए, टर्नओवर 5 करोड़ से कम होना चाहिए, आपका सूक्ष्म उद्योग हो गया। ऐसे ही आता है लघु उद्योग। आपकी लागत 10 करोड़ होनी चाहिए, आपका टर्नओवर 50 करोड़ से नीचे 50 करोड़ रुपए तक होना चाहिए, वो हो गया आपका लघु उद्योग। और ऐसे उद्योग जिनमें लागत आपने 50 करोड़ लगाई है तो आपका टर्नओवर 250 करोड़ तक का होना चाहिए, तो आपका मध्यम उद्योग हो गया। और इससे ऊपर जो भी जाएंगे उद्योग वो बड़े उद्योगों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो जो MSME के लिए गवर्नमेंट जो पब्लिक को सुविधा दे रही है, सहायता दे रही है, वो आपको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ MSME के बारे में आप जान गए होंगे। 2-4 बार फिर से ढंग से सुनिएगा इसको और PDF में जाके पढ़िएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो MSME के बारे में आपको क्या मिल जाएगी, पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा और आगे। तो पुलिस मुख्यालय में राज्य स्तरीय साइबर क्राइम यूनिट स्थापित हो चुकी है। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब पुलिस मुख्यालय में हुई है तो ऑब्वियसली जयपुर के अंदर हुई है। पुलिस मुख्यालय कहाँ है आपका, जयपुर के अंदर। तो इस यूनिट की स्थापना कहाँ हुई है, जयपुर के अंदर। ठीक है, प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम। आपने एक चीज़ देखी होगी, आपके मोबाइल पर नए नए तरह के मैसेज आते हैं, कभी किसी के पैसे गायब हो जाते हैं, कभी किसी की पिक लीक, फोटो वगैरह जो है भैया आजकल तो अपने मोबाइल के अंदर अपनी सेंसिटिव न्यूज़ रखना भी गुनाही हो गई है। इसीलिए ध्यान से मोबाइल के अंदर आप क्या रख रहे हो उस चीज़ का विशेष ध्यान रखो। ठीक है दोस्तों, तो जिले स्तर पर स्थित साइबर क्राइम पुलिस थानों में 1930 हेल्पलाइन, मतलब 1930 ये हेल्पलाइन नंबर है। ओके, CCPWC आदि इकाइयों की निगरानी क्या की गई है, स्थापना की गई है। क्यों की गई है, साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए। ठीक है, और अभी पुलिस ने महानिदेशक श्री उमेश मिश्रा ने बताया है कि यह यूनिट महानिदेशक पुलिस डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा के अधीन संचालित होगी। मतलब जो हमारी क्राइम यूनिट है, साइबर क्राइम यूनिट है, उसका हेड किसको बनाया गया है, तो डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, इस नाम को याद रख लेना क्योंकि पहली बार इसकी स्थापना की जा रही है। तो इनका नाम आप ढंग से याद रख लेना। आपके किसी भी एग्जाम में, कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल में तो बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट हो जाता है ये ना, आपको रट्टा मार लेना चाहिए। ठीक है, साइबर क्राइम से संबंधित मामलों में केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगी। ये एजेंसी साइबर प्रकरणों की जांच करेगी, साइबर जो अपराध हो गए हैं उनकी रोकथाम करेगी, शिकायतों का निवारण करेगी, जागरूकता फैलाएगी, अनुसंधान और सर्वेक्षण करेगी, और क्या करेगी, साइबर अपराध के आंकड़ों का विश्लेषण करके साइबर क्राइम यूनिट क्या करेगी, इनको कम करने का प्रयास करेगी, इन पर नियंत्रण लगाने का प्रयास करेगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपकी समझ में आ गया होगा कि साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है, इसके हेड किसे बनाए गए हैं, इसकी हेल्पलाइन जो है उसका नंबर क्या है और इसका कार्य क्या रहेगा। चारों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्थापना कहाँ है, जयपुर में। हेड कौन बनाया गया है, डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा जी को। ठीक, हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1930। और इसका उद्देश्य क्या है, प्रकरणों की जांच करना और क्या करना, अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना, लोगों में जागरूकता फैलाना, इस तरह के इसके कार्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वाले पे हम 1, 2, 3 और 4 न्यूज़ हमने कर ली हैं। आगे और चलते हैं। तो दोस्तों, पेट्रोलियम क्षेत्र में 10,200 करोड़ रुपए का निवेश आया है। ये कौन कह रहा है, ये हमारे जो सचिव स्तर के लोग हैं वो बोल रहे हैं। तो देखो, केएन वेदांता कंपनी, इसने 20,000 करोड़ रुपए, ऑयल इंडिया को 6,3, ONGC को 1,050 करोड़ और फोकस एनर्जी की तरफ 1,125 करोड़ का निवेश किया गया है। तो आप इन कंपनियों के और इन करोड़ रुपए में जो भी निवेश हुआ है उनको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा। तो सर क्या पूछा जाएगा, फिर हम इसको क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाएगा इन्वेस्ट राजस्थान समिट, क्योंकि यही वो समिट थी जिसमें बीज डाले गए आपके निवेश को बढ़ाने के आपके मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ठीक है, तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट कब आयोजित हुई, कहाँ आयोजित हुई, किसके साथ मिलकर हमने आयोजित की और इसका उद्देश्य क्या था, वो अपन सारी चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं, एक एक करके देख लेते हैं। इसका हर एक फैक्ट आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और पूरा जो आपसे पूछ लेगा इन्वेस्ट राजस्थान समिट के बारे में, तो 50 शब्दों में 5 अंक का प्रश्न RS मेंस के अंदर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों,
तो आप उसको एक बार देख लीजिए, हम भी देख लेते हैं आपके साथ में। तो इन्वेस्ट राजस्थान समिट आयोजित की गई थी 2022 में अक्टूबर के महीने में, ठीक है। उसके बाद अभी तक कोई राजस्थान ये इन्वेस्ट समिट नहीं हुई है, आयोजित होगी तो फिर आपसे बताया जाएगा, ठीक है। कब हुई थी? 7 अक्टूबर 2022 को JECC सीतापुरा के अंदर, ठीक है। सीतापुरा कहाँ है आपका? जयपुर में। 2 दिवसीय थी। कितने दिवसीय थी इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसकी थीम कमिटेड एंड डिलीवर। कमिटेड एंड डिलीवर का मतलब है ऐसा नहीं है आप कह के भूल जाओ। इस कमिटेड एंड डिलीवर का हिंदी में बोले तो सीधा सीधा मतलब है प्राण जाए पर वचन ना जाए, जो बोल दिया सो करना है, ठीक है। पार्टनर कौन थे इस समिट को करने में राजस्थान सरकार के? तो इस समिट के आयोजन में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो है को इनको हमने नेशनल पार्टनर नियुक्त किया था कि राष्ट्रीय स्तर पर जब अलग अलग जगहों पर इस समिट का आयोजन होगा तो इसके नेशनल पार्टनर कौन रहेंगे? हमारे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या करेंगे? राज्य सरकार को सहयोग प्रदान करेंगे। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य था देश भर के अग्रणी व्यावसायिक उद्यमियों, निवेशकों, विचारकों, नीति निर्माताओं, इस तरह के अलग अलग समूहों को क्या करना है? अपने अपने क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। और क्या करना था? इन्वेस्ट राजस्थान है तो निवेशकों को, देखो आपने देखा होगा अग्रणी व्यावसायिक उद्यमी और निवेशक और विचारक और नीति निर्माता, इनको क्या करना है? सबको एक मंच पर लेके आना है। जब हम इनको सबको एक मंच पर लेके आएंगे तो इनसे इन्वेस्ट भी करवाएंगे और उसका फल हमें अब दिखने लग गया है। क्या? केएन वेदांता, ऑयल इंडिया, ONGC और फोकस एनर्जी, इन सब ने क्या किया गया है? हमारे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों यहाँ होते हैं आज का न्यूज आर्टिकल का डिस्कशन समाप्त। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज आर्टिकल अच्छा लगा होगा। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज आर्टिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।